लास्ट लेक्चर में हमने संधि या यहाँ पर वो जो संधि है भाषा बिंदु में, वो पहले मैंने समझा दिया है। अब उसके बाद ये देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर अभिव्यक्ति है सादा जीवन उच्च विचार, ये हमारा वाक्य था। सादा जीवन उच्च विचार, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सादा जीवन यानी सादगी से भरा जीवन। सादे जीवन में सौंदर्य होता है, सुंदरता होती है। ऐसा जीवन तन को ही नहीं मन को भी सुंदर बता देता है। शरीर सुंदर, शांत मन। मन यदि शांत है तो विचार उच्च होते हैं। यदि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है तो सादा जीवन उच्च विचार, इस सिद्धांत का पालन उस व्यक्ति को करना चाहिए। जीवन का सच्चा लाभ आराम करने में नहीं है, जीवन आराम से बिताने में नहीं है, बल्कि महान बनने में है। जो भी सफल महापुरुष है, उन सफल महापुरुषों की यदि हमने जीवनियां पढ़ी है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार जो है, सादा जीवन उच्च विचार अपने जीवन में उन्हें उतारा है। जीवन में सादगी लाना बहुत महान गुण है, बहुत बड़ा गुण है। इसे स्वीकार करने से व्यक्ति तुच्छ विचारों से दूर रहता है, या तुच्छ विचार अपने हृदय से दूर रखता है, या तुच्छ विचारों को अपने हृदय से दूर कर देता है। सादगी से भरा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति, उसके पास गहरी संवेदना होती है, सेंसिटिविटी कहते हैं। उसके पास गहरी संवेदना होती है, इसलिए और वह जो गहरी संवेदना होती है वह व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करती है। इसलिए व्यक्ति को सादा जीवन और उच्च विचार, ये जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आपको अपनाना है। उसके बाद हमें देखना है भाषा बिंदु बचा था हमारा। क्या बचा था? भाषा बिंदु। हमने उसमें संधि देखा, ठीक है ना? हाँ, संधि यानी क्या? जोड़, मेल, जो कुछ भी परिभाषा मैंने बताई। संधि के भेद बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आई थिंक समझ में आया होगा। उसे एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं संधि के। देखिए, अभी चार्ट है यहाँ पर। पहला अनुक्रमांक, निम्नलिखित संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। संधि विच्छेद मीन्स क्या? दो शब्दों को अलग करना, दो शब्दों को अलग करना। तो अभी दुह प्लस लब है, सॉरी, संधि विच्छेद की संधि करनी है। संधि विच्छेद किया है, उसका संधि बनाना। दुह प्लस लब क्या बन सकता है? उसे कौन सा शब्द बन सकता है? दुर्लभ। दुर्लभ कौन सा संधि है? दु, विसर्ग है, इसलिए वह विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसलिए वह विसर्ग संधि। दूसरा है महा प्लस आत्मा, मोहात्मा। मोहात्मा, अभी हा है इसलिए वह आ, यहां पर क्या है? आ, इसलिए वह है स्वर संधि, इसलिए वह है स्वर संधि, है ना? तीसरा है अन आसक्त। अन आसक्त, अन हलांत है, इसलिए वह क्या है? अन, अन हलांत है, इसलिए वह स्वर संधि। अनासक्त, अनासक्त स्वर नहीं, व्यंजन होगा वह व्यंजन संधि, है ना? हलांत है ना, इसलिए। इसके बाद अंतः चेतना क्या आएगा? अंतः चेतना, अंतर चेतना कौन सा है? विसर्ग है, इसलिए वह विसर्ग संधि, कहते ना, विसर्ग संधि। सम प्लस तोष हलांत है,
म हलांत है, इसलिए क्या आएगा वह संतोष। संतोष बोलो, हलांत है म, कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि, है ना, छोटा हो गया, बड़ी बिंदी करते हैं, व्यंजन संधि। नेक्स्ट, सदा प्लस एव, बोलो सदा प्लस एव, सदैव, सदैव, दा कौन सा संधि है? स्वर संधि है ना। इस तरह से फर्स्ट जो है हमने देखा है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। अभी विच्छेद करना है, शब्द दिए उसका विच्छेद करना है। पहला शब्द देखिए, पहला शब्द सज्जन, क्या आएगा सज्जन का? सत, हलांत है, सत प्लस जन, संधि कौन सा है? हलांत है, इसलिए वह है व्यंजन। दूसरा नमस्ते, नमः प्लस ते, कौन सा है? विसर्ग है यहां पर, इसलिए वह विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यहां पे लिखो, पूरे इसमें लिखना है। यदि सिर्फ व्यंजन लिखा तो हाफ मार्क कट हो जाएगा आपका। पूरा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वागत, तीसरा है स्वागत, सु प्लस आगत, उ, बोलो उ है, उ क्या है? स्वर संधि, स्वर संधि। चौथा है दिग्दर्शक, दिक हलांत को प्लस दर्शक, बताइए को हलांत है इसलिए व्यंजन संधि। कौन सा है? व्यंजन संधि। पांचवा है यद्यपि, यदि प्लस अपि, दो ओ यहां पर स्वर संधि, स्वर स्वर संधि। छठा है दुस्साहस, बताइए दुहु प्लस साहस, दुहु प्लस साहस। अभी विसर्ग है इसलिए वह विसर्ग संधि है कि नहीं? विसर्ग संधि, इसलिए वो विसर्ग संधि है। अभी नेक्स्ट जो है हम देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि भेद लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि के भेद लिखिए। दिग्गज, दिग्गज, दिक प्लस गज, बताइए अभी हलांत है को, इसलिए वह है व्यंजन संधि। हलांत है को, इसलिए व्यंजन संधि, ठीक है नहीं? सप्ताह दूसरा है, सप्त प्लस अह, बताइए हो तो है ओ, स्वर संधि है ना, स्वर संधि। इसके बाद तीसरा है निश्चल, निहि प्लस चल, बताइए प्रकार क्या है? विसर्ग है इसलिए वह विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। भानुदय,
भानुदय, भानु प्लस उदय, नु स्वर है इसलिए वह है स्वर संधि, स्वर संधि। पांचवा है निस्संदेह, निहि प्लस संदेह, बताइए निहि क्या है? विसर्ग है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। सूर्यास्त छठा है, सूर्य प्लस अस्त कौन सा संधि होता है? स्वर संधि। इस तरह से हमने ये स्वाध्याय कंप्लीट किया है। अभी इस पार्ट में आए हुए संधि छाट कर लिखिए। बहुत से वातावरण है, शीतावकाश है, विद्यार्थी है, गोलाई है, मुखाकृति है, संरक्षण है, संयोग है, ऐसे बहुत से संधि इस पार्ट में आए हुए। हमने यहाँ स्वाध्याय कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पोयम जो है ऐसा भी होता है। कौन सी पोयम है? ऐसा भी होता है। यह हाइकू है। क्या है? हाइकू। यह हाइकू है, बहुत आसान है। ऐसा भी होता है। किसके हाइकू? अभिषेक जैन। अभिषेक जैन इनकी कविता है। देखिए क्या है हाइकू में। इनका परिचय अभिषेक जी का। अभिषेक जैन यह कविता, कहानी, निबंध आदि विविध विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। विविध विधाओं में उन्होंने लेखन किया है। अनुभव पर आधारित आपकी रचनाएं हैं। पत्र पत्रिकाओं में ये ऐसी रचनाएं नियमित रूप से छपती है। अब ये जो पद्य है, पोयम है, उसके संबंधी बताया है। हाइकू यह कविता की विधा है। हाइकू यानी मूलतः यह जापान की विधा है। जापान में सबसे लोकप्रिय विधा है। इसे दुनिया में सबसे छोटी कविता भी कहा जाता है। विश्व में, दुनिया में इसे सबसे छोटी कविता भी कहा जाता है। 5वें दशक में हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को अपनाया, हाइकू को स्वीकार किया। हाइकू एक कविता जो है वह 5, 7 और 5 ऐसे 17 वर्णों में लिखी जाती है। वर्ण बताया अभी संधि जब मैंने बताया, वर्णमाला को टू लेकर को तो नियत ये जो वर्णमाला है 17 वर्णों में ये लिखी जाती है। यहाँ पर जो हाइकू दिया है उस हाइकू के माध्यम से कवि ने इस दुनिया में जितनी गरीबी लोग हैं, यानी गरीबी, थकान और दूसरी बात वृक्षों के काटने की दुष्परिणाम, वृक्षों के काट बहुत बड़ी समस्या है आजकल। वृक्षों के काटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहम मीन्स अहंकार, अनावश्यक अहंकार, जो वृद्धाश्रम में लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वृद्धाश्रम का दर्द, संस्कारों का अभाव, विविध विषयों पर यहाँ पर उन्होंने इस हाइकू के जरिए यहाँ पर प्रकाश डाला है। देखिए हाइकू बहुत सरल आसान कविता है। गरजे मेघ सहम कर काफी कच्ची दीवार, गरजे मेघ सहम कर काफी कच्ची दीवार। अब यहां पर मेघ, मेघ बादल, मेघ, मेघ यानी बादल, मेघ बादल।
यहां पर कवि कहते हैं, ये हाइकू जो है इसमें बताया है कि आसमान जो है मेघों के गरजने पर एक कच्ची दीवार भी कांपने लगती है। जब मेघ गरजता है तो कच्ची दीवार भी कांपने लगती है, कच्ची दीवार कांपने लगती है और वह बहुत डर गई है। यहां तक कि गरजने वाले मेघ जो है किसके लिए कहा गया है? समाज का सबल वर्ग का प्रतिनिधित्व है। यानी गरजने वाले मेघ जो है समाज का सबल वर्ग, रईस वर्ग, और कच्ची दीवार का मतलब यहां पर समाज का दुर्बल वर्ग, यानी समाज का सबल वर्ग जो है वह किसका प्रतीक है? मेघों का है, और कच्ची दीवार यानी समाज का दुर्बल वर्ग। इसका अर्थ है कि समाज के सबल लोग दुर्बल वर्ग पर अधिकार जमाते हैं, अधिकार जमाते हैं, और उनके द्वारा किए गए अन्याय, शोषण जो भी है, जो भी अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, यहां समाज में जो दुर्बल घटक है वह सहम जाते हैं, वह सहम जाते हैं। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य, धरा को अर्घ्य। रवि, रवि यानी सूरज, सूर्य, रवि सूर्य, रवि सूर्य। कवि यहां पर कहते हैं कि रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से, निर्मल स्वच्छ, निर्मल स्वच्छ किरण, सूरज की किरण, धरा को अर्ध, धरा, धरा का मतलब पृथ्वी, धरती, धरा मतलब पृथ्वी, धरती। कवि यहां पर कहते हैं अर्घ देना, पता है ना भगवान को, सूरज भगवान को सुबह सुबह अर्घ देते हैं। तो कवि यहां पर कहते हैं रवि यानी सूरज, यह एक यहां पर सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है, एक अच्छे व्यक्ति का प्रतीक है। और सूरज प्रतिदिन अपने निर्मल किरणों से धरती को प्रकाश अर्पण करता है, धरती को प्रकाश देता है। बदले में धरती उसे क्या देती है? कुछ नहीं देती। और वह सूरज भी क्या करता है? धरती से किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता है। जो सूरज का कार्य है वह निस्वार्थ है, जो का मदद करता है, सूर्य प्रकाश देता है, उसके लिए उसका कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी करता है निस्वार्थ भाव से करता है, यह एक मानवता के लिए करता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति दीन दुखी, जो दीन है, दुखी है, गरीब है, उनको सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। कौन? सज्जन व्यक्ति। किसकी तरह? सूरज की तरह। और कैसे? निरपेक्ष भाव में, बदले में किसी की अपेक्षा नहीं होती। निरपेक्ष भाव से जैसे सूरज धरती को प्रकाश अर्पण करता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दीन दुखी और लोगों को निरपेक्ष भाव में अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, और इसके बदले में वह उनसे किसी प्रकार की चाह नहीं रखते, किसी प्रकार की अपेक्षा उनकी नहीं है। देखिए थर्ड, आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद में। धरा लिखा है हमने, गोद पृथ्वी, धरा यानी पृथ्वी। इस हाइकू में यह बताया है कि दिन भर रोशनी देने वाली सूरज की किरणें, अब ये नियम ही है, जो दिन भर काम करता है शाम को थकता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि दिन भर रोशनी देने वाली सूरज की किरणें शाम को थक जाती है, और वह धरा की गोद में, पृथ्वी की गोद में आकर विश्राम करती है। यही प्रकृति का नियम है। सूरज उगता है, शाम को ढलता है। कवि की कल्पना देखिए, कितनी कल्पना है, कल्पना शक्ति कितनी है। यानी सूरज दिन भर क्या करता है? सूरज की किरणें दिन भर प्रकाश देकर थक जाती है, और शाम को वह आकर पृथ्वी की गोद में विश्राम करती है। यही प्रकृति का नियम है कि जो श्रम करता है, मेहनत करता है, दिन ढलने के उपरांत, शाम होने के उपरांत वह थक जाता है। प्रकृति का नियम है। जो भी परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो शाम को वह थक जाता है,
उसी तरह व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है और शाम होते भी थक कर अपने घर आता है और आराम करता है। किसकी तरह? सूरज की किरणों की तरह थक कर वह क्या करता है? आराम करता है। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। कवि ये जो हाइकू है, इस हाइकू द्वारा यह बताना चाहते हैं कि समाज में जो गरीबी है, जो दीनता है, उस दीनता का, गरीबी का चित्रण उन्होंने इस हाइकू में किया है। यानी गरीब व्यक्ति की आशा आकांक्षाएं कभी पूरी होती? ऐसे बहुत गिने चुने एग्जाम्पल है। गरीब व्यक्ति की आशा आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती है। वह जीवन भर बस सपने ही देखते रहता है, परंतु उसके सपने कभी पूरे नहीं होते। उसके सपने कभी पूरे नहीं होते। दिन भर सपने ही देखता है, जिंदगी भर सपने ही देखता है, जीवन भर सपने देखता है, लेकिन उसके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। कटते तरु उजड़ा आशिया ना रोए पखेरू। यहां पर बहुत बड़ी आज की समस्या है। उस समस्या पर उन्होंने प्रकाश डाला इस हाइकू के जरिए। वृक्ष कटने के दुष्परिणाम इस हाइकू के जरिए बताया। वृक्ष कटने के परिणाम दिखाया, वृक्ष कटने के दुष्परिणाम दिखाया है। वृक्ष कटने पर पक्षियों का आशियाना, घोंसला वह उजड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। वह पक्षी बेघर हो जाते हैं। उनका घर उजड़ने से, उनका आशियाना उजड़ने से वह पक्षी बेघर हो जाते हैं, जिस कारण दुखी हो जाते हैं, दुखी होकर रोने लगते हैं। यह उन्होंने वृक्ष कटाई या वृक्ष काटने के दुष्परिणाम इस कविता के, इस हाइकू के द्वारा बताया। बच्चे पतंग मां बाप थामे डोर छूते गगन। सबसे इंपॉर्टेंट ये हाइकू है। उस हाइकू में अभिषेक जी ने बच्चों को क्या कहा है? पतंग कहा है। ये बच्चों की जीवन रूपी डोर है। ये जीवन रूपी जो पतंग है, उस पतंग की डोर मां बाप के हाथ में होती है। बच्चे रूपी जो पतंग है, उस बच्चे रूपी पतंग की डोर मां बाप के हाथ में होती है। अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, उसका जीवन संवारने की कोशिश करना, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, ऊंचे संस्कार, उसका जीवन संवारने की कोशिश करना, ये मां बाप जो है, मां बाप के अथक परिश्रम और सुसंस्कार के कारण ही बच्चे आसमान को छूते हैं। आसमान को छूना बहुत बड़ी उम्मीदें लगाते, बहुत बड़ी उनकी जो भी मंजिल है, एम है, उद्देश्य है, एम तक, उद्देश्य तक, मंजिल तक पहुंचते हैं। किस कारण? इन मां बाप के कारण, इन मां बाप के संस्कारों के कारण, मां बाप के अथक परिश्रम के कारण बच्चे आसमान को छूते हैं। यानी जीवन में ऊंचा उठकर वह सफलता की मंजिल हासिल करते हैं। मां बाप के बिना ये पॉसिबल नहीं है। उनके परिश्रम के बिना, उनके मेहनत के बिना, उनके संस्कारों के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तन माटी का फिर कैसे गुमान कद काठी का। तन, तन शरीर, तन शरीर, तन माटी का। कवि कहते हैं कि यहां पर उन्होंने इस हाइकू में मनुष्य का अहंकार, उसके बारे में जिक्र किया है। इंसान को जिंदगी में अपने अहंकार पर विचार करना ही है, क्योंकि व्यक्ति का शरीर जो है मिट्टी का बना है। आखिर मरने के बाद 4 लोग लेके जाकर मिट्टी में गाड़ते हैं, उस शरीर की मिट्टी होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है, जो एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। चाहे 50, 60, 100 साल, 110 साल, जितना भी हो, आखिर एक दिन वह शरीर नष्ट होने वाला है, मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिलने वाला है। फिर भी व्यक्ति को इस छोटी सी जिंदगी पर बड़ा घमंड होता है, बड़ा अहंकार होता है, बड़ा अभिमान होता है। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं, मेरे जैसा
मेरी जैसी संपत्ति किसी के पास नहीं है। अलग अलग चीजों का उसे अहंकार होता है। इसलिए कहते हैं फिर भी व्यक्ति को अपनी छोटी सी जिंदगी पर बड़ा अभिमान होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना है, अभिमान का त्याग करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है। मनुष्य को अपने जीवन में अभिमान का त्याग करके उस जीवन को सुंदर बनाना है। यानी जो अनावश्यक अहंकार है उसे छोड़ देना है। अनावश्यक अहंकार है उसे छोड़ना है। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। कवि इस हाइकू में कृतज्ञता और कृतघ्नता दो लफ्ज है, दिखने में मामूली डिफरेंस है। यहां पर उन्होंने कृतज्ञता पर व्यंग्य किया है, कृतज्ञता की ओर इशारा किया है। कृतज्ञ मीन्स किए हुए उपकार भूलना और कृतज्ञ मीन किए हुए उपकार याद रखना। यहां पर कृतज्ञता है मीन्स किए हुए उपकार भूलना। पक्षी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पंखों में जब तक शक्ति नहीं आती है तब तक वह उसी पेड़ पर ही रहता है। पक्षी का बच्चा जब छोटा है, जब तक उसके परों में शक्ति नहीं आती है तब तक वो उसी पेड़ पर ही रहता है। लेकिन जब उसके पंखों में उड़ने की शक्ति आ जाती है, जब उसके पंखों में उड़ने की शक्ति आ जाती है तो वह उस वृक्ष को छोड़कर इस अनंत गगन में उड़ने लगता है। कब? जब उसके पंखों में शक्ति आती है तो वह पेड़ छोड़कर उस अनंत आकाश में उड़ने लग जाता है। उसे जाते देख पेड़ को भी आश्चर्य होता है। उस पक्षी को जाते देख पेड़ को भी आश्चर्य हो जाता है। उसी प्रकार संस्कारहीनता के कारण, जिस पर कोई संस्कार नहीं है, उस संस्कारहीनता के कारण कई बच्चे बड़े हो जाने के बाद अपने माता पिता को छोड़कर अपना अलग बसेरा करते हैं, अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपना अलग बसेरा वो बसाते हैं, अलग दुनिया बसाते हैं। यहां पर किस और संकेत के आपको पता है? यहां पर बच्चे बड़े होने के बाद माँ बाप को छोड़ देते, अपना अलग बसेरा करते, अपनी अलग दुनिया बसाते और बेचारे माँ बाप वृद्धाश्रम तक पहुंच जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि माता पिता को छोड़कर अलग बसेरा करते हैं। इसमें माता पिता की कर्तव्य मूर्त हो जाते हैं, यानी वह कृतज्ञ हो जाते हैं, अपने माता पिता ने किए हुए उपकार भूल जाते हैं। डाकिया चला बांटने दुख भर के झोला। ये जो हाइकू है इसमें आने वाला जो व्यक्ति है, खत बांटने वाला व्यक्ति, उसे डाकिया के बारे में जिक्र किया है। कुछ पत्र जो है उन पत्रों से खुशियां झलकती है, कुछ पत्रों से दुख दिखाई देता है या दुख का एहसास होता है। फिर भी किसी भी भावना से सरोगर न रखते हुए डाकिया अपनी झोली में पत्र लेकर बांटने का काम करता है, बांटने का काम करता है। फिर डाकिये की तरह हम भी अपने जीवन में सुख दुख इन भावना से प्रेरित होकर अपने कार्य में लगे रहे, अपना कार्य करते रहे। जो खत बांटते वक्त डाकिया देखता नहीं है उस खत में क्या है, सुख की खबर है या दुख की खबर है, उसी तरह हमें बस वो अपना काम करते जाता है, अपना कार्य करते जाता है। वह सुख है क्या दुख है वह देखता नहीं है। उसी तरह अपनी जिंदगी में भी हमें अपना कार्य करना है। जो भी रास्ता हमें बताया है उस रास्ते पर निरंतर चलते रहना है, चाहे जिंदगी में सुख आए या दुख हो, निरंतर हमें अपना कार्य करते रहना है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा? वृद्धाश्रम तो पहुंचा दिया। अब वहां रहने के बाद भी माता पिता जो है अपनी संतान पर सर्वस्व लुटा कर भी उसका लालन पोषण करने में कामयाब इंसान बनते हैं। वही संतान बाद में अपने माता पिता को क्या करते हैं? वृद्धाश्रम भेज देते हैं, अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। फिर भी इस निर्दयता को भूलकर
बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में जिसके लिए सब कुछ किया वही छोड़ देता है, फिर बाद में भी, उसके बाद भी सब कुछ भूल कर, इसी निर्दयता को भूल कर वह अपने वृद्धाश्रम से, जो माता पिता है, वृद्धाश्रम से अपनी संतान के लिए खत लिखकर उसका हल जानना चाहती है। आखिर मां होती है, आखिर मां होती है। वह अपने बेटे द्वारा किए गए अत्याचार, अपने बेटे द्वारा किए गए, बेटा कितना भी अत्याचार करे, उन अत्याचारों को भूलकर मन ही मन उसी बेटे को याद करती है, मेरा बेटा कैसे होगा, क्या करता होगा। लेकिन जो बच्चे वो कृतज्ञ है, वह कृतज्ञ है। उन्हें कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ रहना है। अपने माता पिता के उपकार को हमेशा याद उन्हें रखना है। हो गई चोरी संस्कार की तिजोरी, लुट गया मैं। कवि यहां पर कहते हैं, प्रस्तुत हाइकू जो है इसमें बताते हैं कि आज हमारे समाज में संस्कारों का अभाव है। आज हमारे संसार में, दुनिया में संस्कारों की कमी है। समाज में जो जीवन मूल्य है उनका ह्रास होता जा रहा है, पतन होता जा रहा है। इसलिए कवि यहां पर कहते हैं कि हमारी संस्कार रूपी तिजोरी जो है, समाज से उसका हनन होता जा रहा है। समाज से वह तिजोरी खाली होती जा रही है। आज समाज में संस्कारों का धीरे धीरे लोप होते जा रहे हैं। समाज में से संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। इसी कारण वह कहते हैं कि समाज में संस्कारों के लोभ के कारण समाज में अनेक समस्याएं सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि संस्कारहीनता के कारण समाज का पतन हो रहा है, समाज का ह्रास हो रहा है, जिस कारण चारों ओर चोरी, डकैती, लूटमार, भागदौड़ी यह मची हुई है। जो स्वाध्याय है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। धन्यवाद।